नमस्ते एवं आज हम टीसीपी टाइमर्स का अभ्यास करने वाले हैं। सबसे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि अगर अपने ऑपरेशंस को स्मूथली कैरी आउट करना है तो ऐसा करने के लिए जो हमारा प्यारा सा टीसीपी है विच इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, वो 4 प्रकार के टाइमर्स का इस्तेमाल करता है और उन्हीं 4 प्रकार के टाइमर्स को आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रकार का टाइमर होता है रीट्रांसमिशन टाइमर। अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर मान लेते हैं कि क्लाइंट ने सर्वर को एक मैसेज सेंड किया, सर्वर को मैसेज मिला और मैसेज मिलने के बाद उस मैसेज के रिप्लाई में सर्वर क्लाइंट को एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है। अब एक्नॉलेजमेंट मैसेज जैसे ही क्लाइंट को मिलता है वैसे ही जो हमारा क्लाइंट है वो अगला मैसेज यानी कि S2 सेंड करता है। बट किसी कारण के चलते जो हमारा S2 है वो सर्वर को नहीं मिलता, वो बीच में ही लॉस्ट हो जाता है। तो अभी इस केस में जो हमारा क्लाइंट है वो कभी भी आगे के मैसेजेस सर्वर को सेंड ही नहीं कर पाएगा। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि क्लाइंट सर्वर को तब तक कोई मैसेज सेंड नहीं कर सकता जब तक सर्वर से एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्लाइंट को मिल नहीं जाता तब तक। बट अभी क्योंकि S2 बीच में लॉस्ट हो गया इसीलिए कभी S2 सर्वर को मिलेगा ही नहीं, और क्योंकि सर्वर को कभी S2 मिलेगा ही नहीं इसीलिए सर्वर क्लाइंट को कभी एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करेगा ही नहीं, और क्योंकि क्लाइंट को कभी एक्नॉलेजमेंट मैसेज आएगा ही नहीं या मिलेगा ही नहीं सर्वर से, तो इसीलिए क्लाइंट जो है वो आगे के मैसेजेस सर्वर को नहीं सेंड कर सकता। तो ये एक प्रॉब्लम है और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है रिट्रांसमिशन टाइमर। ठीक है, तो अभी रिट्रांसमिशन टाइमर के अंदर क्या होता है, अब मैं तुम लोग को बताता हूं कि रिट्रांसमिशन टाइमर के अंदर क्या होता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, रिट्रांसमिशन टाइमर के अंदर जो हमारा क्लाइंट है, ये क्लाइंट जब कोई मैसेज सर्वर को सेंड करता है ना, तो उस मैसेज को सेंड करने के साथ साथ वो एक रिट्रांसमिशन टाइमर भी ऑन कर देता है। अब ये रिट्रांसमिशन टाइमर का मतलब क्या होता है, ये बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है। इसके बारे में तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि क्लाइंट मैसेज सर्वर को सेंड करेगा, वहाँ से लेकर तो क्लाइंट को सर्वर से उस मैसेज के लिए एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिलने तक, इस प्रोसेस के अंदर जो टाइम लगता है, ये जो रिट्रांसमिशन टाइम पीरियड है, ये रिट्रांसमिशन टाइम पीरियड उस टाइम का डबल होता है। मतलब अगर इस प्रोसेस के लिए 10 सेकेंड लग रहा है तो वो जो रिट्रांसमिशन टाइम पीरियड है वो 20 सेकेंड का होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, क्लाइंट ने मैसेज सेंड किया टू द सर्वर और साथ में क्लाइंट ने रिट्रांसमिशन टाइमर भी ऑन कर दिया। अब ये मैसेज सर्वर को मिला और इस मैसेज के रिप्लाई में जो सर्वर है उसने एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड कर दिया। अब तुम्हें यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि ये जो रिट्रांसमिशन टाइम पीरियड है ये एक्सपायर होने से पहले क्लाइंट को सर्वर से ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिल जाना चाहिए। ठीक है, अगर क्लाइंट को सर्वर से वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज ये रिट्रांसमिशन टाइमर एक्सपायर होने से पहले मिला तो फिर ठीक है। बट तब क्या होगा जब क्लाइंट को सर्वर से वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज वो रिट्रांसमिशन टाइमर एक्सपायर होने से पहले ना मिले, तो अभी वो केस देख लो। देखो, अब यहाँ पे क्लाइंट ने S2 मैसेज सेंड किया जो कि बीच में लॉस्ट हो गया, तो सर्वर को S2 मैसेज मिला ही नहीं और मैसेज सेंड करने के साथ साथ ऑब्वियसली क्लाइंट ने रिट्रांसमिशन टाइमर भी ऑन कर लिया। अब क्योंकि S2 बीच में लॉस्ट हो गया इसीलिए सर्वर को कभी S2 मिला ही नहीं, और क्योंकि सर्वर को कभी S2 मिला ही नहीं इसीलिए सर्वर ने उस S2 के रिप्लाई में एक्नॉलेजमेंट मैसेज कभी सेंड किया ही नहीं, और क्योंकि सर्वर ने उस S2 मैसेज के रिप्लाई में कभी एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड किया ही नहीं इसीलिए क्लाइंट को कभी एक्नॉलेजमेंट मैसेज मिला ही नहीं, और इसीलिए वो जो रिट्रांसमिशन टाइमर है वो एक्सपायर हो गया। अब जब ये होता है तब जो हमारा क्लाइंट है वो उस मैसेज को रीट्रांसमिट करता है। जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो, क्लाइंट ने जो S2 मैसेज है उसको रीट्रांसमिट किया और अब वो लॉस नहीं हुआ, अब सर्वर को वो मिल गया और सर्वर ने उस S2 मैसेज के रिप्लाई में एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्लाइंट को सेंड किया, और ये जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो उस रिट्रांसमिशन टाइमर के एक्सपायर होने से पहले ही क्लाइंट को मिल गया। तो बेसिकली रिट्रांसमिशन टाइमर ऐसे प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करता है। राइट, अब हम एक छोटे से ब्रेक के बाद अगला टाइमर देखेंगे विच इज परसिस्टेंस। अब हम ये समझते हैं कि परसिस्टेंस के अंदर क्या होता है। मान लेते हैं कि सर्वर क्लाइंट से कोई भी प्रकार का मैसेज रिसीव करने के स्टेट में नहीं है, तो उस केस में जो सर्वर है वो क्लाइंट को ये मैसेज सेंड करेगा कि भाई विंडो साइज 0 बाइट्स है, मतलब मैं तुझसे कोई भी मैसेज रिसीव करने के स्टेट में नहीं हूँ इसलिए मेरे को कोई भी मैसेज सेंड मत कर। जब ये मैसेज क्लाइंट को मिल जाएगा तब क्लाइंट वुड बी ओके,
क्लाइंट कोई भी मैसेज सर्वर को सेंड नहीं करेगा, राइट। अब थोड़े समय के बाद जब सर्वर क्लाइंट से मैसेज रिसीव करने के स्टेट में आ जाएगा, सर्वर का जो विंडो साइज है उस विंडो साइज को कंसिडर करके सर्वर क्लाइंट को मैसेज सेंड करेगा कि भाई मेरा विंडो साइज 150 बाइट्स है, जो भी मैसेज तू मुझे सेंड करेगा वो 150 बाइट्स के अंडर होना चाहिए, और अगर ऐसा है तो तू मुझे मैसेज सेंड कर सकता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो मैसेज है मान लेते हैं कि लॉस्ट हो जाता है, तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में कभी ये मैसेज क्लाइंट को मिलेगा ही नहीं, और क्योंकि कभी ये मैसेज क्लाइंट को मिलेगा ही नहीं इसीलिए क्लाइंट कभी मैसेजेस सर्वर को सेंड करेगा ही नहीं। तो अभी ये एक प्रॉब्लम हो गया। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है परसिस्टेंस। परसिस्टेंस के अंदर क्या होता है, परसिस्टेंस के अंदर मान लेते हैं कि सर्वर क्लाइंट से मैसेज रिसीव करने के स्टेट में नहीं है, तो सर्वर क्लाइंट को ये मैसेज सेंड करता है कि भाई मेरा विंडो साइज 0 बाइट्स है, मैं तुझसे मैसेज रिसीव करने के स्टेट में नहीं हूँ, इसीलिए मेरे को मैसेज सेंड मत कर। जब ये मैसेज क्लाइंट को मिल जाता है, क्लाइंट जो होता है वो परसिस्टेंस टाइमर ऑन कर देता है। अब परसिस्टेंस टाइमर एक्सपायर होने से पहले अगर उसको सर्वर से कोई अपडेट मिला इस तरीके का तो ठीक है, तो फिर अब क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगा। बट अगर परसिस्टेंस टाइमर एक्सपायर होने से पहले क्लाइंट को इस तरीके का सर्वर से कोई भी अपडेट नहीं मिला, तो ऐसे केस में क्लाइंट जो है वो सर्वर को प्रोब भेजता है। प्रोब का मतलब बेसिकली क्लाइंट का सर्वर को ये कहना कि भाई विंडो साइज इज इक्वल टू 0 बाइट से मुझे मैसेज आया था, बट इसके बाद तेरा कोई अपडेट नहीं आया मुझे, ठीक है, तो क्या कोई अपडेट अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है तो भाई बता दे मुझे। तो अभी जब प्रोब ये मैसेज सर्वर को मिल जाता है क्लाइंट से, तो सर्वर जो है वो क्लाइंट को करंट स्टेट से अपडेट करता है। अब वो करंट स्टेट कुछ भी हो सकता है, वो करंट स्टेट ये हो सकता है कि भाई नहीं अभी भी मेरा विंडो साइज 0 बाइट्स है, वो करंट स्टेट ये भी हो सकता है कि नहीं भाई अभी मेरा विंडो साइज 150 बाइट्स है तो मुझे मैसेज सेंड कर सकता है। तो बेसिकली जब क्लाइंट का प्रोब सर्वर को मिल जाता है, सर्वर क्लाइंट को अपने करंट स्टेट से अपडेट करा देता है। बट प्रोब सेंड करने के बाद भी उस प्रोब का रिप्लाई अगर क्लाइंट को सर्वर से नहीं आता है, तो उस केस में क्लाइंट ये अज्यूम कर देता है कि सर्वर क्रैश हो चुका है, और इस केस में जो क्लाइंट है वो सर्वर से अपना कनेक्शन तोड़ देता है। ठीक है, तो बेसिकली ये सीन है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले टाइमर का अभ्यास करेंगे विच इज कीप अलाइव टाइमर। अब हम ये समझते हैं कि कीप अलाइव टाइमर का मतलब क्या होता है, बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में एजुकेट करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें एग्जाम में पूरे मार्क्स स्कोर करने और अल्टीमेटली आपके पॉइंटर्स बढ़ाने हैं, तो ऐसा करने के लिए आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के अंदर आपको एग्जाम में आने वाले मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और उनके आंसर्स बहुत ज्यादा आसान भाषा में लिखे हुए मिल जाएंगे। नोट्स के सारे डिटेल्स हमने आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया है। अब कीप अलाइव टाइमर के अंदर क्या होता है, कीप अलाइव टाइमर के अंदर मान लेते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो सर्वर को एक मैसेज सेंड करता है। मैसेज मिलने के बाद सर्वर उस मैसेज का रिप्लाई एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ करता है, राइट। अब एक्नॉलेजमेंट मैसेज जब क्लाइंट को मिल जाता है, तब मान लेते हैं कि क्लाइंट सर्वर को कोई मैसेज ही नहीं सेंड कर रहा, कुछ भी नहीं सेंड कर रहा, मतलब क्लाइंट से सर्वर को कुछ मिल ही नहीं रहा। तो उस केस में सर्वर तो लाइक थोड़ा सा डाइसी हो जाएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। सर्वर को लगेगा कि यार कहीं क्लाइंट क्रैश वैश तो नहीं हो गया। तो अभी इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए जो सर्वर है, क्लाइंट से जो लास्ट मैसेज सर्वर को मिला है, जब वो मैसेज मिलता है तब सर्वर एक कीप अलाइव टाइमर ऑन कर देता है। कीप अलाइव टाइमर नॉर्मली 2 घंटे का होता है। अब ये जो कीप अलाइव टाइमर सर्वर ने ऑन किया है, इस कीप अलाइव टाइमर का एक्सपायर होने से पहले अगर क्लाइंट से सर्वर को कुछ मिलता है तो फिर ठीक है, बट अगर इस कीप अलाइव टाइमर के एक्सपायर होने से पहले सर्वर को क्लाइंट से कुछ भी नहीं मिलता, तो उस केस में सर्वर जो है वो प्रोब मैसेज क्लाइंट को सेंड करता है। मान लेते हैं कि सर्वर ने 10 प्रोब मैसेजेस क्लाइंट को सेंड किए। प्रोब, सबसे पहले तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि प्रोब मैसेज का मतलब क्या होता है। प्रोब मैसेज का मतलब बेसिकली सर्वर क्लाइंट को ये पूछ रहा है कि भाई तू एक्टिव है क्या। तो मान लेते हैं कि सर्वर ने क्लाइंट को 10 प्रोब मैसेजेस सेंड किए। अब अगर क्लाइंट ने उन 10 के 10 प्रोब मैसेजेस का रिप्लाई किया ही नहीं, मतलब किसी भी प्रोब मैसेज का रिप्लाई नहीं किया क्लाइंट ने, तो उस केस में सर्वर ये अज्यूम करेगा कि भाई क्लाइंट एक्सपायर हो चुका है, क्लाइंट क्रैश हो चुका है, और उस केस में जो सर्वर है वो क्लाइंट के साथ जो कनेक्शन उसने एस्टेब्लिश किया था वो कनेक्शन तोड़ देगा। ओके, बट अगर क्लाइंट ने उन 10 प्रोब मैसेजेस में से किसी एक प्रोब मैसेज का भी रिप्लाई किया विथ एक्नॉलेजमेंट, तो उस केस में सर्वर को ये पता चलेगा कि भाई क्लाइंट क्रैश नहीं हुआ है,
क्लाइंट एक्टिव है, तो उस केस में सर्वर का क्लाइंट के साथ जो कनेक्शन था, सर्वर उस कनेक्शन को नहीं टर्मिनेट करेगा। तो बेसिकली कीप अलाइव टाइमर, जिसको केटीबी कहा जाता है, ये होता है। मुझे पता है बहुत सारे लोगों के लिए केटी एक बहुत ही ज्यादा डरावना शब्द है, बट व्हाटएवर, जो है वो है, राइट। अब आगे बढ़ेंगे और टाइम वेट टाइमर का अभ्यास करेंगे। अब हम ये समझते हैं कि टाइम वेट टाइमर के अंदर क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो अभी सर्वर के साथ किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, तो उस केस में जो क्लाइंट है वो सर्वर को FIN यानी कि फिनिश मैसेज सेंड करता है। सर्वर उस फिनिश मैसेज के रिप्लाई में एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है। अब यहाँ पे तुम्हें ये समझने की जरूरत है कि अगर क्लाइंट सर्वर के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता, तो सर्वर भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहेगा। तो उस केस में इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ सर्वर भी एक फिनिश मैसेज सेंड करता है, और जब ये दोनों मैसेजेस क्लाइंट को मिलते हैं, तब इस फिनिश मैसेज के रिप्लाई में जो क्लाइंट है वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करता है, और एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करने के बाद जो क्लाइंट है वो उसका सेंडर पोर्ट, वो उसका रिसीवर पोर्ट और वो उसका एक्नॉलेजमेंट पोर्ट, बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें क्लोज कर देगा। क्योंकि अभी क्लाइंट को तो सर्वर के साथ किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करना, राइट। तो वो सारी की सारी चीज़ें क्लोज कर देता है। मतलब बेसिकली अपनी तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन का जो सोर्स है या कोई भी कम्युनिकेशन का जो रास्ता बचा था, वो सारे के सारे रास्ते, वो सारे के सारे सोर्सेस बंद कर देता है एक्नॉलेजमेंट मैसेज सेंड करने के बाद। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज है वो बीच में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्नॉलेजमेंट मैसेज कभी सर्वर को मिल ही नहीं पाता। तो अभी क्योंकि एक्नॉलेजमेंट मैसेज कभी सर्वर को मिला ही नहीं, इसीलिए सर्वर को ये लगेगा कि यार ये जो फिनिश और एक्नॉलेजमेंट मैसेज मैंने क्लाइंट को सेंड किया है, ये मैसेजेस क्लाइंट को मिले या नहीं, क्योंकि मुझे तो वापस एक्नॉलेजमेंट मैसेज कभी आया ही नहीं। तो उस केस में जो सर्वर है वो क्या करेगा, वो फिनिश और एक्नॉलेजमेंट मैसेज वापस क्लाइंट को सेंड करेगा। बट यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो क्लाइंट है वो सेंडर पोर्ट, रिसीवर पोर्ट, एक्नॉलेजमेंट पोर्ट, ये सारे के सारे पोर्ट्स बंद करके बैठा है, तो क्लाइंट को भी वो मैसेजेस नहीं मिलने वाले। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगा, ये एक प्रॉब्लम है, राइट। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पिक्चर में आता है टाइम वेट टाइमर। टाइम वेट टाइमर के अंदर क्या होता है, टाइम वेट टाइमर के अंदर जब मतलब देखो, अब क्लाइंट सर्वर के साथ कोई भी कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहता, तो उस केस में क्लाइंट सर्वर को फिनिश मैसेज सेंड करता है। इस फिनिश मैसेज का रिप्लाई सर्वर एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ करता है, और क्योंकि सर्वर भी अभी क्लाइंट के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता, किसी भी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, तो सर्वर भी क्लाइंट को फिनिश मैसेज सेंड करता है। अब ये जो फिनिश मैसेज है, इस फिनिश मैसेज का रिप्लाई जो क्लाइंट है वो एक एक्नॉलेजमेंट मैसेज के साथ करता है। ऑब्वियसली यहाँ तक हमारी कहानी हमें पता है। अब यहाँ पे एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि जब ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्लाइंट सेंड करता है टू द सर्वर, इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को सेंड करने के साथ साथ जो क्लाइंट है वो टाइम वेट टाइमर भी ऑन कर लेता है, ठीक है। अगर इस टाइम वेट टाइमर के एक्सपायर होने से पहले सर्वर से किसी भी टाइप का मैसेज क्लाइंट को मिलता है, तो इसका मतलब वो एक्नॉलेजमेंट मैसेज सर्वर को नहीं मिला। तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में जो क्लाइंट है वो इस एक्नॉलेजमेंट मैसेज को वापस सेंड करेगा, वापस रीट्रांसमिट करेगा, और जब ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज सर्वर को मिलेगा, तब सर्वर अपने तरफ का भी सारा का सारा कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ का बंद कर देगा, ठीक है। मतलब सर्वर भी क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहता था ना, तो यहाँ पे इस प्रोसेस की वजह से क्लाइंट और सर्वर का कम्युनिकेशन बंद हो गया। अब इस प्रोसेस की वजह से सर्वर और क्लाइंट का भी कम्युनिकेशन बंद हो गया। तो बेसिकली अब इन दोनों के बीच में का पूरा कनेक्शन ही टर्मिनेट हो गया। और जब ये एक्नॉलेजमेंट मैसेज क्लाइंट सेंड करता है, तभी फिर से ये टाइम वेट टाइमर ऑन कर देता है। और क्योंकि अब यहाँ पे सर्वर ने भी क्लाइंट के साथ का कनेक्शन तोड़ दिया था, कम्युनिकेशन तोड़ दिया था बेसिकली, और कनेक्शन ही इन दोनों का टर्मिनेट हो गया था, इसके वजह से ये जो टाइम वेट टाइमर है वो एक्सपायर हो जाएगा। और उसके पहले भी क्लाइंट को कोई मैसेज नहीं मिलने वाला उधर से, क्योंकि इन दोनों के बीच में का जो कनेक्शन था वो ही खत्म हो चुका है। और फिर जब ये टाइम वेट टाइमर एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद जो क्लाइंट है वो अपना सेंडर पोर्ट, रिसीवर पोर्ट, एक्नॉलेजमेंट पोर्ट क्लोज कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है ये यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, और सर्वर और क्लाइंट का जो कनेक्शन है वो टर्मिनेट करने में जो टाइम वेट टाइमर है वो हेल्प करता है। और टाइम वेट टाइमर का इस्तेमाल ही क्लाइंट और सर्वर के बीच में के कनेक्शन को टर्मिनेट करने के लिए किया जाता है, और वो इस तरीके से। थैंक यू सो मच।